नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस रायबरेली। माई सेल्फ अंकित फ्रॉम कुमार क्लासेस। आज हम सब एक टॉपिक लेंगे जिसमें बच्चों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आज हम एक क्लास में फैक्टराइजेशन ख़त्म हो जाएगा। आज अब नहीं होगा बच्चों को डर। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन, जिसे हम हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इसे सीखेंगे। और सबसे पहली बात जो हमें फैक्टराइजेशन में सीखनी है, जैसे हमें एचसीएफ निकालना आना चाहिए, जिसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हम सबसे पहली चीज़ हम इसमें सीखेंगे एचसीएफ निकालना। जैसे कि ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम बच्चे होते हैं और आज आप देख ही रहे हैं 2 साल में ऑनलाइन क्लास जब से हुई है, बच्चों का इंटरेस्ट जो है, हम उनकी गलती बोलें या टीचर्स की, कि उन्हें अच्छे तरीके से समझाया नहीं जा रहा है। और हम काफ़ी स्कूलों में देखते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में, जहाँ बच्चों को बहुत ही दिक्कत हो रही है इन चैप्टरों को समझने में। तो एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि हम आप सभी के बीच में इस चैप्टर को अच्छे से समझा सकें। आप सभी देख रहे हैं, आपके सामने एचसीएफ निकालना है और हम दो एग्ज़ाम्पल ले लेंगे और दो एग्ज़ाम्पल में ही हम समझेंगे कि हमें एचसीएफ कैसे निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ इनका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालने में आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे लिखा हुआ है 12xy, और इसे हम छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ते हैं। फैक्टर करने के लिए आप सभी सीख सकते हैं, जैसे ऐसे आप कॉमन फैक्टर निकालते हैं कि 2 से डिवाइड करते हैं 6 आता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 3 आया। ऐसे आप सभी ज़्यादातर बच्चों को ये मालूम है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं उसे छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ के, 2 इंटू 3 इंटू 2। और फिर उसके साथ हम यहाँ देख रहे हैं x और y लिखा हुआ है, तो हम इसे x इंटू वाई लिख लेंगे। ठीक है। इसी तरह हम दूसरे वैल्यू को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स। सबसे पहला काम हमारा ये हो चुका है। और अब हम इसमें ढूंढेंगे, जैसा कि हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का मतलब ही होता है कॉमन फैक्टर ढूंढना। तो कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब वो चीज़ें होती हैं जो दोनों वैल्यूज़ में मिले हमें। दोनों वैल्यूज़ का कहने का मतलब एक एग्जांपल है, जैसे कि आप जब कभी गांव में मैच वगैरह खेलते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि 2 टीमें होती हैं और एक खिलाड़ी ऐसा होता है जो दोनों की ओर से खेलता है, जिसे हम कॉमन कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हम सीखेंगे कि जैसे यहाँ पर हमारा ये नंबर और ये नंबर हमारा कॉमन है, तो हम एचसीएफ लिखेंगे यहाँ पर 3, और यहाँ पर देखेंगे कि ये x है और यहाँ भी x है, तो दोनों के पास है, तो यहाँ पर हम x से इंटू करेंगे और जैसे ही इंटू करेंगे ये हमारा एचसीएफ हमें मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं। वैसे ही दोस्तों, जैसे यहाँ पर दूसरा नंबर हमारा है 21x² y² z। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 21 के फैक्टर निकालेंगे। 3 से डिवाइड किया, फिर 7 1 जा 7, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू एक्स। 2 बार है यहाँ पर, आप देख रहे हैं x की पावर 2 है, तो यहाँ पर हम 2x लिखेंगे, x इंटू एक्स। फिर y 2 हैं, तो y इंटू वाई, और उसके बाद फिर z 1 है, तो हम 1z लिख देंगे। ठीक है। फिर दूसरा नंबर हमारे पास है 7xyz। हम इसमें देखेंगे 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब हम दोस्तों फिर से उसी तरीके से एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ में हमने बताया आपको, हमें ऐसे नंबर चाहिए जो दोनों के पास मौजूद हों। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये 7 है, यहाँ भी 7 है। एक अच्छी बात यह है कि एचसीएफ निकालते समय आपसे गलती नहीं होगी अगर आप उनके नीचे लाइन एक छोटी सी
खींच दें। यहाँ पर x आपको दिख रहा है, यहाँ भी एक x है, यहाँ अब दूसरा x तो है नहीं, हम उसे छोड़ देंगे। फिर y है, हम यहाँ y ले लेंगे, और फिर यहाँ एक सिंगल z है, यहाँ भी z है। तो हमें क्या क्या मिल गया, 7x y और z। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7xyz। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमारे बेसिक हैं, क्योंकि जब तक हमें बेसिक नहीं पता होगा तब तक हम बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं लगा सकते। सो हमें बेसिक आ गया है, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से। अब हमारे पास दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन होता है जहाँ पर लिखा होता है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जैसे लिखा हुआ है b² m + b² n। हम कॉमन लेना सीख गए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सब कॉमन लेना अब सीख चुके हैं। तो अब हम सीधे से आंसर निकालेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, n कॉमन, जैसे यहाँ पर b² और यहाँ भी b² आपको दिख रहा है, तो हम इसमें से b² कॉमन कर लेंगे। और हमारे पास अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास पहले में से क्या चीज़ यहाँ पर छूट रहा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b² m और b² n लिखा हुआ है। जब हमने b² इसमें कॉमन कर लिया तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें से कौन सा नंबर रह गया है। जैसे यहाँ पर हमारे पास m बच गया है, तो हम इस m को लिख लेंगे। और यहाँ से देखेंगे क्या यहाँ पे b² हो चुका बाहर, तो यहाँ बचा n। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि b² और m + n, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। हम आपको बेसिक सवालों से लेके आगे ले जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे करके हम आपको फिर कठिन क्वेश्चन की ओर भी लेकर आएंगे। जैसे इसमें आप देख लीजिए, आपको दिख रहा है 54x² और 24xy। तो इसमें 54 और 24 में भी हमें कुछ ऐसा नंबर लेना होगा जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो। और हमने अभी तरीका बताया था आप सभी को। यहाँ पर देखेंगे हम कि अभी हमने आपको बताया था कि जब भी हमें 54 का फैक्टर करना हो तो 54 का फैक्टर हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या आया है हमारे पास, 2 × 3 × 3 × 3। अब उसी प्रकार 24 का लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 24 का ये लिखा हुआ है सारे फैक्टर्स, हम इन्हें भी यहाँ पर नोट कर लेंगे। और यहाँ पर नोट करने के बाद जैसे हमारा काम है SCF में कॉमन ढूंढना, हम इनमें हम कॉमन ढूंढेंगे। जैसे ये यहाँ पर है 2, तो ये हमारा 2 हो गया। फिर आगे देखेंगे, अब यहाँ पर ये वाला 2 है लेकिन ऊपर नहीं है, तो हम सीधे देखेंगे ये 2 नंबर हमें कॉमन मिल गए। जैसे ये मैंने मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 6। इसका मतलब है कि हमें इसमें 6 हमारा ऐसा नंबर है जो 54 और 24 दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, हम उस नंबर को यहाँ पर कॉमन करेंगे। जब हम कॉमन करेंगे 6 इसमें, तो देखेंगे और क्या कॉमन मिल रहा है। जैसे x² है और यहाँ xy है, तो एक x कम से कम जो कॉमन हो सके हम उसे बाहर ले लेते हैं। जैसे x है, यहाँ पर एक x है, तो यहाँ पर 2x हैं, तो कम से कम एक तो दोनों के पास है ही है, तो हम यहाँ पर x भी कॉमन कर लेंगे। और y में एक y दोनों के पास है, तो हम y भी कॉमन कर लेंगे। तो हमने 6xy कॉमन कर लिया। अब हम इसमें जो जो नंबर रह गए हैं हम उन्हें ब्रैकेट में नोट कर लेंगे। जैसे 6 में से 54 को जब डिवाइड करेंगे तब 6 9 जब 54 होता है, तो हम यहाँ पर 9 और यहाँ पर हमारा एक x बच गया। और इस ब्रैकेट में हमारे पास 6 4 = 24 और xy उसका बाहर हो गया था। तो ये हमारा बन गया इसका फैक्टराइज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो हमने तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया है 10xy - 5y 8 - 16x, कि अब तो यहाँ पर 2 हो गए हैं। यानी अभी तक हम 2 में निकालते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 में कॉमन ढूंढना है। जैसे इन दोनों को सबसे पहले ले लीजिए, इनमें कॉमन ढूंढिए, फिर उसके बाद हम इसमें आगे
इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर आप इन दोनों में देखिए गौर से, आप सबसे पहले नंबर कॉमन करिए। तो नंबर कॉमन में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यानी कि हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 5, यानी 5 यहाँ से भी मिलेगा और 5 यहाँ है, तो हम 5 नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ XY है और यहाँ Y है, तो कम से कम हमारे पास एक Y ज़रूर है, तो हम Y कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर 5Y हम इसमें से निकाल चुके हैं, तो अब हमारे पास क्या चीज़ बाकी रह गया है। जैसे हमने आपको बताया था दोस्तों, जैसे 10XY लिखना हो तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 5 × X × Y। तो इसमें से हमने 5 निकाल लिया, Y निकाल लिया, अब हमारे पास क्या क्या बच गया है, तो 2 और X, तो इसमें से 2X कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 5 × 1 = 5, तो यहाँ बचेगा 1, क्योंकि हमने इसमें से 5 और Y दोनों निकाल लिया है। तो जब कहीं से हम पूरा नंबर कॉमन उठा लेते हैं तो वहाँ पर 1 लिखते हैं। अब उसी प्रकार आगे देखेंगे, यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो हमने देखा कि यहाँ पे जब हम अगर 8 है और यहाँ 16 है, तो कम से कम एक हमारे पास तो ऐसा नंबर है जो 8 है ना, तो 8 हम कॉमन कर लेंगे। जैसे ही हम 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ 8 × 1 = 8, तो 8 पूरा हमने उठा लिया, तो यहाँ बचेगा 1। और फिर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर है हमारे पास 8 कॉमन कर लिया तो बचा -2 और x, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि कॉमन फैक्टर में हमेशा कॉमन मिलता है, तो यहाँ पर 2x - 1 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 1 - 2x लिखा है। जब कभी भी ऐसा हो कि हमें यहाँ पर सेम वैल्यू ना मिले तो हम उसे सेम बनाएंगे। वो बनाएंगे कैसे, अगर हम इसमें से यहाँ पर अगर हम 5y और 2x - 1 जो लिखा है उसको लिख देंगे जैसा था ऊपर, और यहाँ पे जब हम माइनस लगाएंगे तब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी वो अपना अपना स्थान बदल लेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब हम इस -8 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से माइनस का 16x हो जाएगा, और जब -8 का -1 में करेंगे तो ये फिर से +8 बन जाएगा, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको जो दोनों जगह पे जो कॉमन मिलेगा हम उसे नोट करेंगे अगले स्टेप में। तो 2x - 1 हमें दोनों जगह पे मिल गया है, और जो ब्रैकेट के बाहर रह जाए उसे हम दूसरे ब्रैकेट में नोट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। और आप एक चीज़ कतई मत भूलिएगा कि आपको हर स्टेप पे जाके =2 लगाना है। ये एक अच्छा तरीका होता है जिससे एग्जामिनर हमारे मार्क्स काट नहीं पाता। अब हम दोस्तों आगे देखेंगे। अब ये तो हमारे 2 टाइप हो गए हैं, अब तीसरे टाइप पर हम चलेंगे। उससे पहले जब तक हम कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं जो आप सभी को आनी चाहिए, जैसे कि 3 आइडेंटिटीज़ का यूज़ है, जैसे a + b का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, a² + b² + 2ab, क्योंकि फैक्टराइजेशन में हमें इनकी भी हेल्प लेनी होती है। a - b का स्क्वायर में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ये a² + b² तो सेम रहेगा, बस यहाँ पर प्लस वाले में यहाँ पर प्लस रहेगा और माइनस वाले में यहाँ पर माइनस रहेगा। और इसका तीसरा फॉर्मूला है a² - b²। इसमें क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b। अब हम यहाँ पर देखेंगे तीसरा टाइप हमारा होता है फैक्टराइज फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज़। देखिए, फैक्टराइजेशन तो आपको आता होगा, हम ये जानते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका जो होता है, जो हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है, हमें उसी फॉर्मेट में आंसर देना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है फैक्टराइज फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज़, यानी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमें फैक्टराइज करना है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जैसे है, हम ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है x² + 12x + 36, ये आप सब देख रहे हैं। तो हमें इसके फॉर्म में तोड़ना है। अब इसके फॉर्म में तोड़ना है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि हम इसे x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमें नहीं मालूम कि हम इसे किस में
तोड़ें तो आप सबसे पहले जो हम कर रहे हैं, आप सबसे पहले सबसे आसान तरीका होता है यहाँ पर 36, आपको 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर आने चाहिए, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आप 8th 9th 11th 12th क्लास में हैं और 6 7 8 में भी हैं, तब भी आपको 10 तक के स्क्वायर तो आते ही होंगे। तो आइए हम यहाँ पर 36 को क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर। ठीक है, हमने x को लिख लिया x का स्क्वायर और 36 को लिख लिया 6 का स्क्वायर। अब हमें ये नहीं मालूम कि हम बीच में क्या लिखें, तो हम जरा यहाँ पर गौर से देखें। a का स्क्वायर मिल गया हमें, b का स्क्वायर मिल गया हमें। अब हमें बनाना है इसमें 2ab, तो 2 तो लिख लेंगे हम। अब ए बी की जगह क्या रखेंगे, तो जो हमारे पहले ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में वैल्यूज़ होती हैं उन्हीं को हम मल्टीप्लिकेशन रखते हैं। और अब जरा इंटू करके आप इसे देख लीजिए, 2 6 जा 12 और ये x, तो इसका मतलब जो हमने इसको इस फॉर्मेट में रखा है ये हमारा अच्छा फॉर्मेट है। अब जैसे कि इस फॉर्मेट में हमारा ये आंसर रेडी हो गया है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, तो हम उसकी जगह ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो वैसे इसमें भी, तो a की जगह हमने किसको मान लिया, x को, और b की जगह किसको मान लिया, 6 को। तो हम इसे लिखेंगे x प्लस 6 का होल स्क्वायर। और हम इसे ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं लिख के, या हमें ये मालूम है कि जब स्क्वायर, जैसे हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, यानी वो पावर को हम उन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ x प्लस 6 लिखा हुआ, तो हम इसे भी एक ब्रैकेट में x प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 6 लिख के इसे आंसर लिख सकते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमने देख लिया है। अब हम आगे चलेंगे। अब एक क्वेश्चन हम लगा लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। जैसे क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है जेड स्क्वायर माइनस 10z प्लस 25, ये लिखा हुआ है। फिर वैसे ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले जेड का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस लिखा है, माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर प्लस 25 है, तो अब हम देखेंगे कि इसका स्क्वायर बनता है, तो हमें मालूम है कि ये 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ बनाना है, -2ab, यानी माइनस तो लगा हुआ है, -2 और a की जगह z और b की जगह 5, और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 5 जा 10 और z लगा हुआ है, यानी हम इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और इसे भी क्या लिख सकते हैं, z -5 का होल स्क्वायर, जिसे हम आगे चल के उसे अलग अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यानी z -5 और z -5, ये हो गया आपका आंसर। अब इस टाइप का हमारा तीसरा टाइप बाकी है, जिसे हम एक और देख लेंगे। जैसे लिखा हुआ है सी, क्वेश्चन नंबर सी, यानी वहाँ पर हमें ऐसे दे सकता है कि 36 जेड का स्क्वायर -49 एक्स का स्क्वायर, वो हमें ऐसे लिख करके दे सकता है क्वेश्चन। तो अब हम इसको हम ज़रा गौर से देखें, क्या ये दोस्तों हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें ये मालूम होना चाहिए फार्मूला, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो हमें अब ये यहाँ पर लिखना कैसे है, क्योंकि लिखना ही मैथ में सबसे अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आपको सही तरीका नहीं मालूम है क्वेश्चन लगाने का, फिर भी आपको एग्जामिनर नंबर काट सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कैसे लिखेंगे हम इसे लिखेंगे 6z का होल स्क्वायर, और इसे लिखेंगे 7x का होल स्क्वायर, यानी ये पूरा a स्क्वायर बन गया और ये पूरा b स्क्वायर बन गया। अब हम इन्हें इस फॉर्म में लिख लेंगे a माइनस बी a प्लस बी, यानी इन वन ब्रैकेट a हो गया हमारा 6z और 7x हो गया हमारा b। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में उसी को पॉजिटिव साइन के साथ लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और सच में मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप एक टॉपिक को जब लेकर बैठते हैं लगाने के लिए, तो आपको बार बार उसे याद करने की ज़रूरत ना पड़े और बार बार आपको वो चीज़ सीखने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि मैथ का आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया है, तो आपको बार बार उसे देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और फिर एक कहावत भी है, जैसे कि जैसा लोग कहते हैं कि मैथ
हार्ड होती है और आती नहीं है, तो हम आप लोगों के लिए सिर्फ एक चीज़ कहना चाहेंगे कि गिरते हैं 100 शेर सवार मैदान जंग में, और वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हमने देख लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर पर एक टाइप था हमारा, हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हमारा एक टाइप था, हो गया, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप पे हमारा एक क्वेश्चन हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन जो आपको एक और इसमें एक रह गया है, जहाँ पर वो क्वेश्चन लिख कर आएगा फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय splitting the middle term। यानी वो जब क्वेश्चन में लिख के आ जाए कि हमें स्प्लिटिंग करना है मिडिल टर्म को लेकर, जैसे यहाँ पर हम देखें कि अगर हमें क्वेश्चन दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। अब यहाँ पर कह रहा है, देखिए हम इसे अपने पुराने तरीके से भी लगा सकते, लेकिन उस समय लगा सकते हैं अगर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना हो, लेकिन यहाँ पर वो स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 35 देखिए, 35 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो हम अब यहाँ पर हमें दे रखा है उसने कि हमें स्प्लिटिंग करना है उसके मिडिल वैल्यू को। तो मिडिल वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं किसको, 12 को। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम आपको बता दें कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें ये क्वेश्चन कैसे करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर के पास नंबर कितना लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक यहाँ पर 1 नहीं होगी वैल्यू, तब तक हम इसे फैक्टराइजेशन के मेथड से, स्प्लिटिंग वाले मेथड से हम नहीं लगा सकते। तो स्प्लिटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या यहाँ पर 1 है कि नहीं है। तो आप ये याद जान लीजिए कि कभी भी जब कोई भी वेरिएबल का स्क्वायर लगा हो तो उसके पास हमेशा एक नंबर ज़रूर होता है। तो हम इसमें देखेंगे, यानी जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, तो अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कोएफिशिएंट क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि कोएफिशिएंट हमारा वो होता है, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर लिखा 5x। अब हमसे कोई पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ x, तो हम उसे बताएंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x वो नंबर होता है जो उसके साथ लगा होता है, तो हो गया हमारा 5। तो वैसे ही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, और जो हमारा कांस्टेंट नंबर है, यानी जिसके पास कोई वेरिएबल ना हो, उसे कांस्टेंट नंबर कहते हैं, तो उसके और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ उसका मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हमें 1 दिख रहा है और यहाँ पर 35, तो 35 × 1 सबसे पहला मेथड हम करेंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई, जो कि हमारा आ जाएगा 35। अब हम 35 का फैक्टर निकालेंगे, और 35 का फैक्टर करने के लिए 5 7 या 35 और 7 1 जा 7। जैसे कि हमें मालूम हो गया कि 35 का फैक्टर क्या होगा, 5 × 7। अब हमें इस मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि जहाँ पर देखिए, मैथ में आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए फ्री होते हैं, यानी हम यहाँ पर मिडिल टर्म तोड़ने के लिए हम चाहे तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन हमें उन दोनों नंबरों को ऐसा रिलेशन बनाना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर ये नंबर आना चाहिए और उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर वही फैक्टर आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर, और जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 और 7, तो 5 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, लिखने का भी तरीका मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर नोट कर लेंगे और 35 के नीचे 35 नोट कर लेंगे, और जो साइन लगे हुए हैं उनके सामने उन साइनों को लगा लेंगे। अब हम बीच में क्या लिखेंगे, बीच में एक छोटा सा ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट के पीछे जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को लिख देंगे। अब हम यहाँ पर जो हम रिलेशन बना रहे हैं उसे लिखेंगे, जैसे 5 + 7। जब हम इसे लिखेंगे, अब हम अगले स्टेप में इसे ब्रैकेट के बाहर लेंगे। एक चीज़ और याद रखिए, आपको एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में एक हेल्प मिलेगी। जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस पॉजिटिव साइन हो तो बिना साइन चेंज किए हम वैल्यूज़ को एज इट इज़ नोट कर लेते हैं, लेकिन अगर कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो तो उनके जो भी अंदर के साइन होंगे वो सारे अपोजिट हो जाते हैं।
अब यहाँ पर आगे हम लिख लेंगे, तो पॉजिटिव साइन है इसलिए 5x प्लस 7x और प्लस 35 ये हो गया। अब हम इनमें कॉमन ढूंढेंगे, वही अपना पुराना मेथड। तो यहाँ पर इन दोनों में पहले ढूंढेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर 2x आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर 1x है, तो कम से कम एक चीज़ तो है ये कॉमन, तो हम उसी को कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पर जो रह जाता है उसे हम ब्रैकेट में नोट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा रह गया x और यहाँ से हमारा रह गया 5, इसे नोट कर लिए। फिर अगली जगह पर अब हमें यही चीज़ बनानी है दूसरे ब्रैकेट में, तो x लाना है ब्रैकेट में, तो हमें 7 को अलग करना पड़ेगा। 7 को हमने अलग किया तो ब्रैकेट में हमारा बचा x प्लस और 7 5 जा 35, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने बताया था आपसे कि यहाँ पर जब भी आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का तरीका लगाएंगे तो आपको यहाँ पर आकर सेकेंड लास्ट स्टेप पे यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में वैल्यूज सेम मिलेंगी। अब जब सेम मिलेंगे तो इन दोनों में कॉमन कर लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन x प्लस 5 हमारा हो जाएगा, और दूसरा जो ब्रैकेट के बाहर बचते हैं उन्हें अगले ब्रैकेट में नोट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए बहुत सारे बच्चों को यह कन्फ्यूजन होती है कि जब हम यहाँ पर, उन लोगों से क्या गलतियाँ होती हैं, कभी वो यहाँ पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, कभी निगेटिव ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चों की ये गलतियाँ हैं। इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो आपको जो भी साइन ब्रैकेट के अंदर में है, जैसे 5 के पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 5x हो जाएगा। इस साइन से आपको सिर्फ ये देखना रहता है यहाँ के साइन से कि हम उनकी वैल्यूज़ को उनके साइन को चेंज करें या ना करें। तो यहाँ पर हमने देख लिया पॉजिटिव साइन है तो 5 पॉजिटिव था, पॉजिटिव लिख दिया, 7 पॉजिटिव था, 7 पॉजिटिव लिख दिया। अगर यहाँ माइनस होता तो हम इनके साइन को अपोजिट कर देते, जैसे ये पॉजिटिव था तो ये निगेटिव बन जाता, और ये भी पॉजिटिव था तो ये भी निगेटिव बन जाता, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब इसका लास्ट टाइप है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला हो गया था, अब एक बार निगेटिव वाला देख लीजिए। जैसे हमारे पास मान लीजिए लिखा हो कि p स्क्वायर माइनस 17p माइनस 38। अब हमने फिर से बताया आपको कि सबसे पहले हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ जिसकी पावर 2 हो, यानी एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर के आगे कितना नंबर लिखा है 1, तो 1 और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे यहाँ पर आ गया 38, तो 38 का हम फैक्टर करेंगे, और आपको पता है 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा, और 19 सिर्फ अपनी टेबल में ही आता है। तो यहाँ पर हमें 38 के दो फैक्टर क्या मिल गए, 2 और 19। अब हमें 2 और 19 में ऐसा रिलेशन बनाना है कि बीच की वैल्यू 17 आए। तो आप सभी को मालूम है कि जब हम 19 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 17 आता है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। मैंने बताया था आपको पहला और लास्ट स्टेप हम एज इट इज़ नोट कर लेते हैं, ठीक है। और बीच में यहाँ साइन है तो माइनस साइन, माइनस लगा दिया। यहाँ ब्रैकेट नोट करते हैं छोटा सा, फिर यहाँ पर p लिखेंगे। अब हम जो ब्रैकेट में जो रिलेशन लगाते हैं हम उसे ही लिखेंगे। जैसे 19 में से हमने 2 को माइनस किया तब हमारा 17 आएगा, और 19 2 जो हमारा होता है 38, जिसका हमने फैक्टर किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे p स्क्वायर। हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब पॉजिटिव होगा तब साइन नहीं चेंज होंगे, लेकिन जब निगेटिव होगा तो हम इसके साइन चेंज करेंगे। जैसे हमें इस साइन से मतलब नहीं होता, हमें इस साइन से सिर्फ ये देखना रहता है कि जब हम ब्रैकेट के बाहर उन वैल्यूज़ को लाएंगे तो क्या उनके साइन हम चेंज करें या ना करें। तो जैसे यहाँ माइनस दिख रहा है हमें, तो हम इनके साइन चेंज करेंगे। इस साइन से हमें मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर 19 पॉजिटिव है तो हम उसे निगेटिव में लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा माइनस 38। फिर हम वही पुराना तरीका, p कॉमन किया, दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। यहाँ बचा p, यहाँ बचा हमारा 19, और यहाँ पर फिर हमने लिया 2 कॉमन तो यहाँ बचा p, यहाँ बचा 19 हमारा। हम फिर से देखिए दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं, तो p माइनस 19 हमने एक ब्रैकेट में ले लिया है, और जो चीज़ें बाहर रह जाती हैं उन्हें हम दूसरे ब्रैकेट में नोट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी से ये सच में ये हमारी दिली इच्छा थी कि आज हमने जो आपको पढ़ाया है
वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आप जाते जाते, अब ये लास्ट क्लास थी, यानी कि लास्ट मोमेंट था इस क्लास की, तो आप सभी से सिर्फ हम यही चाहेंगे कि मेरी पहली वीडियो है और जो मेरे बच्चों के कहने पर मुझे बनाना हुआ, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप अपना प्यार दीजिए, जैसे कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और भी जो भी वीडियोस, जो भी कॉमन टॉपिक्स पर आएंगे, हम आपकी जो जो समस्याएं हैं हम उन्हें इसी तरह आराम से धीरे धीरे करके उन्हें हटाना चाहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, अपना अपना प्यार देंगे। धन्यवाद, गुड नाइट। और जो भी प्यारे बच्चे हैं उनके लिए एक चीज़ है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर लिखेंगे कुमार क्लासेस रायबरेली, तो जैसे ही आप वहाँ पर डालेंगे कुमार क्लासेस रायबरेली, तो आपको एक लोगो मिल जाएगा और आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिस आती हैं, जैसे कि बच्चों को रहता है कि उनके कब विद्यालय खुलेंगे, कब उनके पेपर ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, जो भी उनकी जो भी समस्याएं हैं, आपको इस टेलीग्राम चैनल पे सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएंगी। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।